हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये जो हमारा सेशन चल रहा है बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा। तो आपको पता ही है कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह जीके का हो या जीएस का हो, सभी का जो है हम लोग पार्ट बाय पार्ट लेकर के आ रहे हैं और साथ ही साथ उसका डिस्कशन धाकड़ डिस्कशन के साथ आपके लिए है ना ला रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो पार्ट है वह 12वां पार्ट है। कैमा है तो 12 नंबर का पार्ट है। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक से जाकर के देखिएगा, सीरियल से प्लेलिस्ट बना हुआ है 2011 से 2022 पीवाईक्यू के नाम से। और इसको और इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल के नाम पर चलता है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को प्राप्त करके रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितना दमदार है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है ना। पहले क्वेश्चन को समझना है। जैव विघटित मतलब क्या होता है कि वैसा प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा या फिर जीवाणु के संपर्क में आने के बाद वह विघटित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है और टूट करके मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जैव विघटित है, मतलब इनमें से कौन जैव विघटित है। तो वैसे पदार्थ जो जीवाणु के संपर्क में आने पर, है ना, जीवाणु देखते हैं छोटा छोटा कीड़ा उसमें लग जाता है, जीवाणु के संपर्क में आने पर या फिर जो नेचुरली सिस्टम होती है, प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा जो अपघटित हो जाती है, टूट जाती है और मिट्टी में मिल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव विघटित कहते हैं। तो इसमें से जैव विघटित कौन है, क्या बताइए। पारा है तो पारा नहीं गलेगा, पारा गलेगा मिट्टी में नहीं गलेगा। वाहित मल, मल तो आप लोग जानते हैं मल, ठीक है। तो वाहित मल जो है ये क्या हो जाएगा, तो जैव विघटित है, जैव विघटित है। कैसा है, जैव विघटित है। प्लास्टिक आपका नहीं गलता है, पारा नहीं गलता है और एस्बेस्टस भी नहीं गलता है। तो ये बातें हमारा समझ में आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन को समझना है, आंसर देना है। तो वाहित मल जो है ये क्या है, जैव विघटित है, जैव विघटित है। ठीक है, तो वाहित मल क्या है, जैव विघटित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जल का बीओडी कितना होना चाहिए, जल का बीओडी, जल का बीओडी, ठीक है। तो जल की बीओडी जो होता है वह जल का बीओडी शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। ठीक है, बीओडी का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं हम लोग तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो जल का जो बीओडी होना चाहिए वह शून्य होना चाहिए। अब बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर। कह रहा कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। पीतल एक मिश्र धातु है, आपको पता ही है। तो पीतल जो है वह किसका किसका मिश्र धातु है, पीतल। तो पीतल की अगर हम बात करते हैं तो पीतल जो है यह किसका मिश्र धातु है, पीतल। तो पीतल जो है पिताजी, आपको कितना बार बताएं कि पीतल जो है पिताजी है, मतलब तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता का क्या है, मिश्रण है। इसमें जो तांबा का प्रतिशत रहता है वह 70% है और जस्ता का जो प्रतिशत है वह कितना है, तो 30% है। कितना प्रतिशत है, 30% है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है, तो पीतल है और तांबा है और जस्ता है। तो तांबा और जस्ता कहाँ है, तांबा और जस्ता। उसी तरीके से आपसे पूछता है कि बताइए कांसा जो है, कांसा जो है का अवयव कौन सा है, कांसा भी एक मिश्रण है। ठीक है, तो इसका अवयव अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तांबा और टीन हो जाएगा, तांबा प्लस टीन हो जाएगा, तांबा प्लस टीन हो जाएगा। आपसे पूछता है कि बताइए जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक मिश्रण है।
तो किसका किसका मिश्रण है जर्मन सिल्वर, तो आपको हो जाएगा तांबा का प्लस तांबा प्लस जस्ता और प्लस निकेल का, तांबा प्लस जस्ता और प्लस निकेल का मिश्रण है क्या, तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। अगर हम बात करते हैं गन मेटल का, गन मेटल भी क्या है, एक मिश्रण है गन मेटल, गन मेटल। तो गन मेटल अगर आपसे पूछेगा तो तांबा हो जाएगा प्लस जस्ता हो जाएगा, ठीक है, तांबा प्लस जस्ता और प्लस यहाँ पर निकेल के जगह पर टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि बताइए पीतल, पीतल किसका किसका, तो तांबा जस्ता। कांसा किसका किसका मिश्रण है, तो कांसा जो है तांबा और टीन का है, तांबा और टीन का है। जर्मन सिल्वर तो तांबा जस्ता और निकेल, ठीक है। गन मेटल तांबा जस्ता और टीन का क्या है, तो मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस मतलब नोबेल गैस की बात कर रहा है, अक्रिय गैस की बात कर रहा है, उत्कृष्ट गैस की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो नहीं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्रियोन नहीं है, बाकी हीलियम जो है, नियोन है, जिनोन है, ये सब जो है इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, लेकिन फ्रियोन नोबेल गैस की श्रेणी में नहीं आता है। तो आखिर फ्रियोन है क्या, तो फ्रियोन जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रांड नेम है, क्या है, ब्रांड नेम है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग CFC, CFC का क्या है, तो ब्रांड नेम है, इसको याद रखिएगा। फ्रियोन क्या है, तो आपको CFC का क्या है, ब्रांड नेम है। फ्रियोन की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन जो क्षरण हो रहा है वह किसके कारण, फ्रियोन गैस के कारण, फ्रियोन के कारण जो है ओजोन क्षरण हो रहा है, इसी के कारण फ्रियोन के कारण जो है क्या हो रहा है, तो ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन क्षरण, ठीक है, ओजोन क्षरण हो रहा है। आपके जो फ्रिज रहता है, फ्रिज जो घर में रहता है उसमें कौन सी गैस रहता है, तो यही फ्रियोन रहता है, क्या रहता है, फ्रियोन रहता है। और यही गैस जो है आपको वायुमंडल में फैल करके ओजोन को क्षरण करता है, इसलिए इसको जो है ओजोन क्षरण भी कह सकते हैं, फ्रियोन को ओजोन क्षरण। ओके, ये बात हो गई फ्रियोन को। तो फ्रियोन को हम लोग क्या कहेंगे, CFC का ब्रांड नेम है और इसका कारण है ओजोन क्षरण। फ्रियोन गैस के कारण क्या है, तो ओजोन क्षरण है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अक्रिय गैस की, नोबेल गैस की, ठीक है, नोबेल गैस की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनर्ट गैस बोला है, तो नोबेल गैस के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आपसे। नोबेल गैस कहिए या फिर अक्रिय गैस कहिए या फिर अक्रिय गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, ठीक है, या फिर उत्कृष्ट गैस कहिए, उत्कृष्ट गैस कहिए, ठीक है, ये तीनों इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि नोबेल गैस जो है ये कितने हैं, तो नोबेल गैस की जो संख्या है, संख्या अगर आपसे पूछेगा तो टोटल 7 है, कितना है, तो 7 है, नोबेल गैसों की संख्या कितनी है, 7 है। आपसे पूछेगा कौन कौन है, तो 1 नंबर में आ जाएगा हीलियम, हीलियम है। 2 नंबर में आपका नियोन है, ठीक है, नियोन है। और 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं, हीलियम नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। 4 नंबर में जो है क्रिप्टॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा। 5 नंबर में रेडॉन हो जेनॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। और 6 नंबर में रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन है ना, रेडॉन हो जाएगा। और 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको आगे सन हो जाएगा, आगे सन हो जाएगा, ठीक है, आगे सन हो जाएगा। तो ये 7 नोबेल गैस के बारे में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी छाटने के लिए दे दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हीलियम गैस को हम लोग कुछ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो हीलियम गैस को सौर क्या कहते हैं, तो उसको जो है सोलर गैस के नाम से जाना जाता है, सोलर गैस, ठीक है, सोलर गैस के नाम से जाना जाता है, किसको,
तो हीलियम में, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन मिलकर के जो है नाभिकीय संलयन होता है, इसीलिए हीलियम को सोलर गैस के रूप में जो है जाना जाता है। नियोन की अगर हम बात करते हैं तो नियोन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपको मॉडर्न गैस, मॉडर्न गैस के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न गैस के नाम से जाना जाता है। आर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है आपको लेजी गैस कहा जाता है, लेजी गैस, लेजी मतलब आलसी, लेजी गैस कहा जाता है, लेजी गैस कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जेनॉन और रेडॉन को, तो जेनॉन और रेडॉन को क्या कहा जाता है बताइए, जेनॉन और रेडॉन को, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है जेनॉन और रेडॉन को, ये दोनों का प्रयोग जो है चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा औद्योगिक के लिए किया जाता है, औद्योगिक में प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा औद्योगिक में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जेनन और रेडॉन को, ठीक है। और क्रिप्टन की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है हिडन गैस कहा जाता है, हिडन मतलब छुपा हुआ गैस, हिडन गैस, हिडन गैस की अगर हम बात करते हैं तो हिडन गैस कौन है, तो क्रिप्टन है, हिडन गैस क्या है, तो क्रिप्टन है। तो ये सारा गैस हो गया, ये वो खाली बच गया है, तो इसको छोड़िए अभी, ठीक है। तो एक बार याद कराने की कोशिश करते हैं। नोबेल गैस जो है अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इसकी संख्या 7 है, हीलियम, नियोन, अग्नि, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और आगेसन। हीलियम की बात करते हैं तो इसको सोलर गैस के नाम से जाना जाता है, हीलियम को सोलर गैस, नियोन को मॉडर्न गैस, आर्गन को लेजी गैस, क्रिप्टॉन को हिडन गैस, जेनॉन और रेडॉन को चिकित्सीय औद्योगिक में प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइए नोबेल गैस जो है किस वर्ग के तत्व हैं, नोबेल गैस जो है या किस वर्ग में आते हैं, तो नोबेल गैस जो है वर्ग 18 के क्या है, तो तत्व हैं, वर्ग 18 के तत्व हैं आपको नोबेल गैस, ठीक है, नोबेल गैस, ठीक है। थोड़ा सा आवर्त सारणी के बात कर लेते हैं, आवर्त सारणी आ गया है, तो आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी की खोज से आपसे एग्जाम में पूछता है, किसने किया था, तो मैंडलिफ ने, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज अगर बात करते हैं तो मोस्ले के द्वारा किया गया था, मोस्ले, ठीक है, मोस्ले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है, आवर्त की अगर हम बात करते हैं तो आवर्त कितना है, तो आवर्त है आपका 7 गो, ठीक है। और अगर पूछेगा कि वर्ग कितना है, तो वर्ग बताइएगा कितना है, 18 है, 7 और 18 है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी बताना है क्या पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में भी बताना है क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में लोहा, तो मैग्नीशियम एवं लोहा, तो सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किसकी उपस्थिति में होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल के किस भाग से होता है, तो क्लोरोफिल के ग्रेना से, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भाग के बारे में तो क्लोरोफिल के किस भाग से होता है, यहां लिख देते हैं किस भाग, ताकि आपको याद करने में समझ में भी आएगा, किस भाग से, तो किस भाग से होता है अगर पूछेगा तो ग्रेना बताइएगा, ग्रेना, ठीक है, ग्रेना भाग से, ठीक है।
तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन अंदर करेगा तो किस भाग से पूछेगा, तो ग्रेना से। किस भाग से, तो ग्रेना से होता है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले नंबर तो जल की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की। दूसरा नंबर की बात करते हैं तो CO2 की आवश्यकता पड़ती है, और तीसरा नंबर की बात करते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 गो तत्व रहेगा तब जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश संश्लेषण जब हो जाएगा तो इसमें जो उत्पादन होगा वह किस चीज का होगा, तो उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज का होगा, ठीक है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। और क्या होता है, तो ग्लूकोज के साथ साथ जो है आपको ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन, है ना, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज प्लस क्या होगा, तो ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उत्पादन होगा किससे, तो प्रकाश संश्लेषण से। यहां तक समझ में आ रही बात, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं किसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल जो है 2 तरह का होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। यहीं पर पॉइंट बनाते हैं। क्लोरोफिल, एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, ए होता है। और एक होता है आपको क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए का जो रंग होता है, वो आपसे पूछता है कि क्लोरोफिल ए का रंग कैसा होता है, तो ये होता है आपको नीला। कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होता है, तो हरा काला या काला हरा लिखिए, ठीक है, काला हरा होता है, ठीक है। यहाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। क्लोरोफिल ए का रंग कैसा होता है, नीला। क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होता है, काला हरा होता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। तो कैरोटीन का रंग कैसा होता है, कैरोटीन का जो रंग होता है, रंग की अगर हम बात करते हैं तो कैसा होता है, नारंगी होता है, नारंगी। कैरोटीन का रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है, कैरोटीन का रंग नारंगी होता है, ठीक है। वही में अगर पूछ देगा कि जेंथोफिल का रंग कैसा होता है, जेंथोफिल का जो रंग होता है वह कैसा होता है, तो पीला होता है। कैसा होता है, तो पीला होता है, ठीक है। तो इतना अंदर तक जो है आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग समझते हैं, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम है और लोहा है, मैग्नीशियम और लोहा पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल की, तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अगर पूछेगा किस भाग में, तो ग्रेना में होता है। क्लोरोफिल ए का रंग पूछेगा कैसा होता है, तो नीला होता है। बी का रंग कैसा होता है, काला हरा होता है। कैरोटीन का रंग कैसा होता है, नारंगी। और जेंथोफिल का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पादन क्या होगा, तो ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, CO2 और प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है वह क्या है, तो बेकुरल है। क्या है, बेकुरल है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि वेबर किसका है, तो चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्यूरी की अगर हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है वह क्या है, तो आपको क्यूरी है। ये पुराना इकाई है, ठीक है, ये क्या है, पुराना इकाई है। और नयका क्या है,
तो बेकुरल है, हेनरी बेकुरल। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज, इससे खोज के बारे में पूछता है। ठीक है, इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी के द्वारा। रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। मैडम क्यूरी के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्यूरी आया ना, तो इसी में जो है ये क्यूरी लग गया। रेडियो एक्टिविटा की इकाई जो है क्यूरी भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रदीप्त घनत्व की SI मात्रक क्या होता है, प्रदीप्त घनत्व का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो लक्स होता है। क्या होता है, लक्स। प्रदीप्त घनत्व का क्या होता है, लक्स होता है। ठीक है, प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है। और विद्युत प्रेरण एगो होता है, विद्युत प्रेरण की जो इकाई होती है वह क्या होता है, विद्युत प्रेरण की इकाई वह क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी। विद्युत प्रेरण की इकाई क्या होता है, तो हेनरी होता है। हेनरी। ठीक है, अच्छा, एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप आप लोग किसको कहते हैं पता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बताते हैं। ठीक है, क्यूरी ताप किस ताप को कहते हैं, तो क्यूरी ताप हम उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर चुंबकीय पदार्थ वैसे ताप, जिस ताप पर चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वैसे को क्या कहते हैं, तो क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्यूरी ताप कहते हैं। तो क्यूरी ताप मोटा मोटी समझिएगा कि वैसा टेम्परेचर जिस ताप पर चुंबकीय पदार्थ के गुण को समाप्त कर दिया जाता है, उसको अनुचुंबकीय बना दिया जाता है, उसी को हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं क्यूरी ताप। वैसे ताप जिस पर चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ अपने गुण को खोकर पदार्थ अपने गुण को खोकर अनुचुंबकीय बनते हैं, अनुचुंबकीय बनते हैं, है ना, क्या कहलाता है, तो क्यूरी ताप कहलाता है। इसको याद रखिएगा। वैसे ताप जिस पर चुंबकीय पदार्थ अपने गुण को खोकर अनुचुंबकीय बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर है, और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक जो है वह लक्स है। विद्युत प्रेरण की इकाई क्या है, तो हेनरी है। अगला, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी, डालडा की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये हाइड्रोजन के, किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का। आपसे पूछता है कि बताइएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु वनस्पति घी को हाइड्रोजनी विधि, है ना, हाइड्रोजनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनी विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजनी विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के रूप में जो है निकेल का प्रयोग करते हैं, निकेल का।
ठीक है। आपसे पूछेगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो निकेल का, ठीक है, निकेल का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला पूछता है आपसे अमोनिया के बारे में कि अमोनिया जो है कैसे बनता है। अमोनिया, अमोनिया का जो निर्माण होता है वह किस विधि द्वारा होता है निर्माण, ठीक है, तो हैबर विधि द्वारा होता है, हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो लौह चूर्ण, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, तो लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कैफीन, कोला पेय में जो है कैफीन पाया जाता है। देखिए कॉफीन, कॉफी में जो है कैफीन पाया जाता है, ठीक है। और चाय की अगर हम बात करते हैं तो चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। भू स्थिर उपग्रह मतलब भूमि से एक ऐसा ऊंचाई है जिस पर उपग्रह जो स्थिर रहता है और वहां पर जो है पृथ्वी की भांति जो है क्या करता है, तो चक्कर काटते रहता है। तो वही चक्कर के बारे में पूछ रहा है कि कन्ने से कन्ने घूमता है, तो भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो वह घूमता है पश्चिम से पूरब। भू स्थिर मतलब जो पृथ्वी जो घूमता है पश्चिम से पूरब, उसी दिशा में उपग्रह भी क्या करता है, तो घूमता है। आपसे पूछता है कि बताइएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, उपग्रह की ऊंचाई है ना, मतलब भूमि से वह कितना ऊंचाई पर स्थिर रहता है, भू स्थिर, उसी को कहते हैं। तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर ऊंचा में जो है अपना वह स्थिर रहता है और पृथ्वी के जो है सापेक्ष क्या करता है, तो प्रक्रिया करते रहता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब, हमारा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब भी घूमती है, लेकिन दो वो ऐसा ग्रह है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बुध का हो जाएगा, बुध हो जाएगा, आपको शुक्र हो जाएगा, नहीं शुक्र नहीं, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, आपका मंगल हो जाएगा, आपका बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक है, अरुण हो जाएगा, नहीं अरुण नहीं, वरुण हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब जो है ये क्या करती है, तो घूमती है। लेकिन दो गो ग्रह अपवाद में है, ठीक है, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण की अगर हम बात करते हैं तो ये उल्टा में घूमता है, उल्टा दिशा में। तो उल्टा कैसे, तो ये पश्चिम से पूरब है तो ये पूरब से पश्चिम हो जाएगा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम में क्या करती है, तो घूमती है, पूरब से पश्चिम में घूमती है। तो ये बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। और भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वह कितना है, तो 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का पहला संचार उपग्रह की अगर हम बात करते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह, संचार उपग्रह जो है वह कौन है, तो एप्पल है, कौन है, एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है, तो एप्पल है। और अगर हम बात करते हैं कि जीपीएस से उपग्रह है जो कि ऊपर में प्रक्षेपित किया गया है, तो जीपीएस उपग्रह के बारे में अगर आपसे पूछेगा को कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो जीपीएस उपग्रह जो है वह 55 डिग्री पर क्या हुआ है, तो झुका हुआ है, झुका हुआ है। कितना डिग्री पर, डायरेक्ट पूछ देगा कि जीपीएस जो उपग्रह है वह कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो 55 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, तो 55 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। 55 डिग्री कौन पर झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओजोन मंडल को बचाती है, तो ओजोन मंडल बचाती है मतलब किससे बचाती है, ठीक है, ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरण से, जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं, से बचाती है। ओजोन मंडल को बचाती है, ओजोन परत को बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरण से, ठीक है।
आपसे पूछता है कि ओजोन जो परत है वह किस मंडल में है, ओजोन परत। तो ओजोन परत की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ओजोन परत जो है किस मंडल में है, तो आपको समताप मंडल में, समताप मंडल में अवस्थित है। खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बताता है कि समताप मंडल में कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 90% जो है आपको समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो समताप मंडल में। और 10% जो पाया जाता है वह क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में कितना प्रतिशत, तो 10%। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर देखा जाए तो दोनों मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में, लेकिन ज्यादातर समताप मंडल में पाया जाता है, इसीलिए जो है क्वेश्चन ज्यादा यहां से आता है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हार्ड करेगा क्वेश्चन को तो ध्यान में रखिएगा कि दो मंडल अगर पूछेगा तो समताप और क्षोभ 90 और 10%, ठीक है। हम बात करते हैं वायुमंडल लेयर का, ठीक है। कितने वायुमंडल में जो है कुल कितने परत पाई जाती है, तो वायुमंडल में कुल 5 परत पाई जाती है। सबसे पहला नंबर की बात करते हैं क्षोभ मंडल का, क्षोभ मंडल का, ठीक है। दूसरा नंबर पे बात करते हैं समताप मंडल का, समताप मंडल का बात करते हैं। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो मध्य मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा, ठीक है। चौथा की बात करते हैं हम लोग तो आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। और पांचवा की बात करते हैं तो बाह्य मंडल, बाह्य मंडल हो जाएगा, ठीक है। ये पांचों को क्रम में ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है। जैसे कि क्षोभ मंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। मध्य मंडल की अगर हम बात करते हैं तो मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर हो जाएगा। आयन मंडल की बात करते हैं तो थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और वायुमंडल की बात करते हैं तो एक्सोस्फेयर, 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 ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इंग्लिश नेम भी और हिंदी नेम भी, ठीक है। यहां से पूछता है तो लोग गड़बड़ा जाता है, इसमें तो मार देता है लेकिन यहां से गड़बड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, क्षोभ मंडल में आपको वायुमंडलीय घटना होती है, मौसमी घटना, है ना, मौसमी घटना होती है। मौसमी घटना कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है। समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो यही सी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। आयन मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल को रेडियो मंडल भी कहते हैं। रेडियो का जो संचारण होता है वह कहाँ से होता है, आयन मंडल से होता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो नेशनल हेराल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वहीं पर अगर देखा जाए मोतीलाल नेहरू के द्वारा तो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट का जो प्रकाशन किए थे, संपादन की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था, इंडिपेंडेंट का संपादन मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आपसे पूछता है कॉमन बिल, ठीक है, कॉमन बिल पूछता है, ठीक है। और न्यू इंडिया पूछता है, न्यू इंडिया काफी इंपोर्टेंट है। न्यू इंडिया ये किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट एक ऐसे, है ना, प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली है, ठीक है। तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, एनी बेसेंट है। अगर हम बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका का, तो अमृत बाजार पत्रिका का जो है संपादक है, अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक है वह कौन है, तो शिशिर कुमार घोष है, शिशिर कुमार घोष जी हैं, ठीक है। आपसे ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है।
आपसे पूछता है सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संपादक है वो कौन है, तो हरिश्चंद्र है। कौन है, तो हरिश्चंद्र है। कौन हरिश्चंद्र, नहीं हरिश्चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। सोम प्रकाश के रचयिता कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। राहुल गांधी की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है विपक्ष का नेता है। वर्तमान में कौन है, तो विपक्ष का नेता है। विपक्ष का नेता अभी वर्तमान में केंद्र में कौन है, तो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, ठीक है। इंदिरा गांधी को नोबेल प्राइज दिया गया था, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, वो कब दिया गया था, तो 1971 में, ठीक है। प्रथम महिला यही थी। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था बताइए, तो राजदूत था। किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं, मेगास्थनीज का, तो ये कौन था, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का क्या था, तो राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, पाटलिपुत्रा में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा था, पोलीब्रोथा है ना, पोलीब्रोथा कहकर पुकारा था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि बताइए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को कौन सा नाम दिया था, तब पोलीब्रोथा कहा था, ठीक है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं इंडिका में जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा था, तो 7 वर्गों में, वर्गों में क्या था, तो बांटा था, ठीक है। याद रखिएगा कितने वर्गों में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 7 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी, तो गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है आपको पटना में सीखी थी। कहाँ सीखी थी, पटना में सीखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था, 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुआ था आपको 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 7 नवंबर 1708 ईस्वी को, 1708 ईस्वी को हुआ था। 7 नवंबर 1708 ईस्वी को हुआ था इनका मृत्यु, नवंबर नहीं, सॉरी, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर था, अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगर पूछेगा पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था, तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, शुरुआत, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगर आपसे पूछेगा गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो ये अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। आपको पता है कि पटना सिटी में जो है क्या है, तो सिखों का जो है क्या है, पटना में क्या है बताइए,
गुरुद्वारा है ना जी, तो पटना सिटी गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा पटना सिटी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का निर्माण किसने किया था? गुरुद्वारा का निर्माण क्या पता है आपको? नहीं पता है, तो महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा जो है पटना सिटी के गुरुद्वारा का निर्माण किया था। ठीक है, आपसे पूछता है कि बताइए ये जो है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। टोटल जो है इसमें 10 गुरु हुआ। 10 गुरु से आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहला गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं तो गुरु अंगद थे। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो गुरु अमरदास थे। ठीक है, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास है ना, और अमरदास के बाद गुरु रामदास थे। ठीक है, और पांचवा की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, छठा की बात करते हैं तो गुरु हरराय थे। गुरु हरगोविंद थे ना, गुरु हरगोविंद थे। ठीक है, गुरु हरगोविंद थे। ओके, सातवां की बात करते हैं तो गुरु हरराय थे। ठीक है, आठवां की बात करते हैं तो गुरु हरकिशन थे। ठीक है, नौवां की बात करते हैं गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, और 10वां की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, यही 10 गुरु थे। ठीक है, यही 10 गुरु थे। उसके बाद जो है उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब था उसी को क्या मान लिया गया? तो उसी गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया गया कि आप कोई अगला गुरु नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से बजाते हैं? तो अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक है। ठीक है, और पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो ये आपको सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। ठीक है, तबला की बात करते हैं तो तबला जो है अलरखा खान बजाते हैं। क्या? तबला बजाते हैं। गुदई महाराज की अगर हम बात करते हैं, अलरखा खान हो गया, जाकिर हुसैन हो गया। ठीक है, गुदई महाराज हो गया, महाराज हो गया। ये सब क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तो तबला। ठीक है, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। तो अबेकस की खोज जो हुआ था वह ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। ग्रीक सभ्यता के काल में हुआ था। अबेकस का जो आविष्कार हुआ था, आपको अबेकस का आविष्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछता है कि सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन है? प्राचीन सभ्यता, जैसे हमारा भारत में सिंधु सभ्यता है, तो सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? मिस्र की सभ्यता है। सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता किसकी है? तो मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि दजला फरात नदी का जो संबंध है वह किस सभ्यता से है? ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। की सभ्यता
मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है दजला फरात। ठीक है, होंगहो आपसे पूछता है कि होंगहो नदी घाटी जो है वह किस देश की सभ्यता है? तो चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है, चीन की सभ्यता। होंगहो नदी घाटी जो है किस सभ्यता से संबंधित है? तो चीन की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर प्रशासन किया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं, प्रसा यहाँ पर लिखिए। ठीक है, प्रसा जर्मनी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये 1871 में हुआ था। इसका जो एकीकरण करने वाला था वो कौन था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, इसीलिए जो है बिस्मार्क को बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने, यहां पर लिखते हैं विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? तो वाजीगर कहा था। क्या कहा था? तो वाजीगर कहा था। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा कर पुकारा था? बाजीगर, तुम बाजीगर हो, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के दोनों लोकसभा, राज्यसभा और कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना आवश्यक है? तो 10%, पहले भी क्लास में हो चुका है कितना बार। ठीक है, कोरम का जो वर्णन है, कोरम या गणपूर्ति कहिए, कोरम कहिए चाहे गणपूर्ति कहिए, कोरम का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है? तो 100 में है, अनुच्छेद 100 में वर्णित है। ठीक है, बौद्ध काल में अगर देखा जाए तो जब बौद्ध संघ होती थी तो बौद्ध संघ में भी कोरम 10% होना चाहिए। ठीक है, बौद्ध कभी अगर पूछेगा तो बताना है बौद्ध संघ में कोरम के लिए कितना चाहिए? तो 10% होना चाहिए। ठीक है, 10% होना चाहिए, तभी आगे की कार्रवाई जो है क्या होगा? स्टार्ट होगा। विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो, सभी में कोरम के लिए कितना चाहिए? 10%। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहां से प्रकाशित किया जाता है? तो शार्ली एब्दो की अगर हम बात करते हैं तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता था। कहां से? पेरिस से। लेकिन इस शार्ली एब्दो पर जो है आक्रमण हुआ था। ठीक है, हमला हुआ था। तो ये जो हमला हुआ था आपको, ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, जिसमें कुछ व्यक्ति जो है इसमें मारे गए थे। शार्ली एब्दो, साप्ताहिक शार्ली एब्दो जो था प्रकाशित स्थल, वहां पर जो है घटना हुआ था। हमला कब हुआ था? 2015 में। और ये कहां पर था? तो पेरिस में। कहा? पेरिस में। H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 देखिए, एक वो होता है स्वाइन फ्लू। क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है, जिसको हम लोग, है ना, स्वाइन फ्लू का जो WHO ने नामकरण किया था स्वाइन फ्लू को, वो इन्फ्लुएंजा कहा था। क्या कहा था? इन्फ्लुएंजा H1N1 कहा था। ठीक है, और एक होता है बर्ड फ्लू। वो क्या होता है? तो बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू होता है, जिसको जो है क्या कहा जाता है? बर्ड फ्लू को जो है क्या कहा जाता है बताइए? इसका जो मुख्य कारण है वह H5N1 है। H5N1 दोनों को याद रखने के कि स्वाइन फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा कहते हैं H1N1। स्वाइन फ्लू का जो नामकरण किया था WHO के द्वारा वह इन्फ्लुएंजा H1N1, और बर्ड फ्लू का जो नामकरण है H5N1 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको हम बताए थे एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स के बारे में कि एड्स का जो जांच होता है एलिसा परीक्षण होता है। एड्स में कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण होता है। एड्स जो है वह HIV रिट्रोवायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिट्रोवायरस के कारण होता है। एड्स में अगर देखा जाए तो
प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, वो शरीर में जो है क्या करता है? कम कर देता है, जिससे शरीर जो है पूरा बीमारी से क्या हो जाता है? भर जाता है। तो एड्स जो है आपको एकल आरएनए के द्वारा होता है। एड्स जो है एकल आरएनए वायरस है। एड्स क्या है? तो एकल सिंगल स्टैंडर्ड है, एकल आरएनए वायरस है, ठीक है, एकल आरएनए वायरस है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो जाना माना आपको जयपुर में होता है, ठीक है। जयपुर को गुलाबों का शहर कहा जाता है, गुलाबों का शहर अगर देखा जाए तो जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध से संबंधित अवसर से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? बुद्ध भगवान की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्तूप जो होता था वो मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। जैसे अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य, ठीक है, चैत्य विहार कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बुद्ध का जो शिक्षण स्थल उसको क्या कहा जाता है? तो शिक्षण स्थल को सिर्फ विहार कहा जाता है, बिहार नहीं, विहार, ठीक है। बुद्ध के जो आपको चैत्य जो है बौद्ध धर्म का क्या है? तो पूजा स्थल है, चैत्य सिर्फ लीजिए, बिहार नहीं, चैत्य, ठीक है, चैत्य। और बुद्ध का जो शिक्षण स्थल है और शिक्षा केंद्र है वो विहार कहलाता था, ठीक है। और सबसे बड़ा स्तूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कौन है? तो सांची का स्तूप है। कौन है? तो सांची का स्तूप है, ठीक है। और ये जो सांची का स्तूप है आपको ये कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। इसको निर्मित किया था, तो बनाया था किसने? तो बनाने वाला जो है अशोक है। कौन है? सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जैसे कि बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना, ठीक है। और पहला उपदेश जो कहलाता है वह धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है वह कौन था? तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त भी कहा जाता है, भानुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भानुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? श्रीगुप्त थे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि गुप्त वंश का जो है महान राजा जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त वंश के अगर पूछेगा कि महान राजा के रूप में कौन उभरा था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अच्छा, भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो भारत का जो नेपोलियन है, वह किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त। और ये जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन था? तो कहने वाला जो था विंसेंट स्मिथ है ना, विंसेंट स्मिथ ने, है ना, भारत का नेपोलियन किसको कहा था? तो
गुप्त को, समुद्र गुप्त को, समुद्र गुप्त को। ठीक है, अगला, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने। ठीक है, किसने कर दिया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 गो रत्न था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ठीक है, आपसे पूछता है कि शिवाजी के राज्यकाल में क्या था? तो शिवाजी के राज्यकाल में अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान था। शिवाजी में क्या था? तो अष्टप्रधान था। आपसे पूछता है कि बताइए कृष्णदेव राय के दरबार में क्या था? तो अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के समय में क्या था? तो अष्टदिग्गज। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए एक ही जगह लिखा है, अष्टदिग्गज। तो शिवाजी के यहाँ अष्टप्रधान था और कृष्णदेव राय के यहाँ अष्टप्रधान था, और अकबर के दरबार में जो है नवरत्न था। और भी नवरत्न किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी क्या था? तो समय में नवरत्न था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले कोचिन था, है ना। गोवा को 1510 ईस्वी में, गोवा को 1510 ईस्वी में, है ना, यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? तो जीता था, और इसी को जो है राजधानी बनाया था गोवा को। ठीक है, गोवा को सबसे पहले अधिकृत किया था पुर्तगालियों ने, लेकिन सबसे बाद में छोड़ा था। गोवा को अधिकृत की अगर हम बात करते हैं तो अधिकृत जो है ये 1510 में हुआ था। ठीक है, और गोवा जो स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो 1961 में देख लीजिए, 1510 में अपनाया था और छोड़ा कब? 1961 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले जो यूरोपीय भारत आने वाला था कौन था? तो पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली जो है भारत कब आया था? पुर्तगाली जो भारत आया था आपको वो 1498 में आया था। ठीक है, पुर्तगाली ने अपनी प्रथम की अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं कारखाना, ये जो 1503 ईस्वी में खोला था। और दूसरका की बात करते हैं, दूसरका तो दूसरका जो है 1505 ईस्वी में। पहला जो है कोचीन में खोला था, और दूसरका कुन्नूर में। कोचीन और कुन्नूर। ठीक है, तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज था। तो आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, गला भी फंस गया है, पानी भी नहीं पिया। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि आपके लिए जो है लगातार वीडियो आते रहे। बीच बीच में मनोबल टूट जाता है कभी कभी, इसलिए मटिया भी देते हैं। तो आप लोग का काम है जो है इसको आगे बढ़ाना, ताकि हम भी जो है आपके रास्ते पर चलते रहें। ठीक है, और ये फ्री में मिल रहा है, कोई भी चार्ज देना आपको आवश्यक नहीं है। ठीक है, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, GK GS डिस्कशन ऑफिशियल। ठीक है, देखिए PDF तुरंत हम बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और मैं ये पूरी गारंटी लेती हूँ। चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और सुबह 6 बजे जरूर वीडियो देखिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।